नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो कहानियाँ आपके सामने ला रही हूँ वो हैं गोपाल भांड़ की कहानियाँ। गोपाल भांड़ कौन थे? आइए जानते हैं। प्राचीन काल में बंगाल में एक राज्य था, कृष्णनगर। कृष्णनगर पर ऐसे तो अनेक शासकों ने राज्य किया, किंतु जो प्रसिद्धि राजा कृष्णचंद्र राय ने पाई उसकी अन्य किसी से तुलना नहीं की जा सकती। आमोद प्रिय होने के कारण महाराज कृष्णचंद्र राय के दरबार में विभिन्न कलाओं के विद्वानों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। उनके दरबार में गोपाल नाम का एक युवक विदूषक के रूप में शामिल किया गया। गोपाल की तीव्र मेधा शक्ति, वाक्पटुता और परिस्थितिजन्य विवेक से कार्य करने की विशिष्ट क्षमता ने जल्दी ही उसे राजा कृष्णचंद्र राय के दरबार का खास अंग बना दिया। तो आइए सुनते हैं गोपाल भांड़ की कुछ कहानियां। अतिथि की भाषा। 18वीं सदी की बात है। तब कृष्णचंद्र बंगाल के नदिया के राजा हुआ करते थे। उनके दरबार में गोपाल भांड़ एक नवरत्न थे। वह अपनी समझदारी और चतुराई से किसी भी समस्या का हल ढूंढ लेते थे। एक बार राजा कृष्णचंद्र के दरबार में बाहर से कोई विद्वान पंडित आया। राजा ने परिचय पूछा तो उस विद्वान पुरुष ने अपना परिचय संस्कृत, अरबी और फारसी समेत कई प्राचीन भाषाओं में दिया। जब वह चुप हुए तो राजा कृष्णचंद्र ने अपने दरबारियों की ओर प्रश्न भरी नजरों से देखा कि बताओ, इसकी मातृभाषा क्या है। लेकिन दरबारी ये अनुमान न लगा सके कि दरबार में पधारे पंडित जी की मातृभाषा क्या है। सभी चुप। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कृष्णचंद्र ने गोपाल भांड़ से पूछा, क्या तुम कई भाषाओं के ज्ञाता अतिथि पंडित की मातृभाषा बता सकते हो? गोपाल भांड़ ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, महाराज, मैं तो भाषाओं का जानकार नहीं हूं, फिर भी यदि मुझे अपने हिसाब से पता करने की छूट दे दी जाए तो शायद मैं ये काम कर सकता हूँ। राजा कृष्णचंद्र ने स्वीकृति दे दी। सभा समाप्त होने के बाद सभी दरबारी सीढ़ियों से उतर रहे थे। तभी गोपाल भांड़ अतिथि पंडित के पीछे गए और उसे जोर का धक्का दे दिया। पंडित गिर गए, उन्हें चोट भी लगी। चोट और अपमान से तिल मिलाते हुए उन्होंने गोपाल भांड़ को अपशब्द कहने शुरू किए। सभी जान गए थे कि उनकी मातृभाषा क्या है। गोपाल भांड़ ने विनम्रता से कहा, देखिए, तोते को आप राम राम और राधे श्याम सिखाया करते हैं, वह भी हमेशा राम नाम या राधे श्याम सुनाया करता है। लेकिन जब बिल्ली आकर उसे दबोचना चाहती है तो उसके मुख से टें टें के सिवाय और कुछ नहीं निकलता। आराम के समय सब भाषाएं चल जाती हैं, लेकिन जब विपदा आती है तब मातृभाषा ही काम देती है। अतिथि पंडित अब गोपाल भांड़ की चतुराई पर चकित थे। कटहल पाने की तरकीब। गोपाल भांड़ अपने वाक चातुर्य और समाज के अनुसार खुद को ढाल लेने की अपनी विशिष्ट क्षमता के कारण महाराज कृष्णचंद्र का चहेता बन गया था। महाराज भी उसकी वाक्पटुता और बुद्धि कौशल से बहुत प्रभावित थे। उनका मन उसके साथ लगता था। अब वे दरबार के बाद भी गोपाल को किसी न किसी बहाने रोक लेते, उसके साथ इधर उधर की बातें करते, घूमते टहलते। एक दिन की बात है, महाराज ने गोपाल भांड़ से कहा, गोपाल, आज दरबार के बाद थोड़ी देर रुकना, सीधे सरपट घर की राह मत पकड़ लेना। गोपाल ने शिष्टतावश कहा, जो आज्ञा महाराज। शुरू से अंत तक उस दिन दरबार गहमा गहमी वाला बना रहा। समापन पर जब कर्मचारी गण अपना अपना खाता बही समेटने लगे तब महाराज अपने आसन से उठे और गोपाल को अपने साथ लेकर बगीचे की तरफ चले गए। देर तक महाराज बगीचे में टहलते रहे और गोपाल से बातें
करते रहे। बागीचे में टहलते टहलते वे दोनों उस भाग में आ गए जहां फलदार वृक्ष लगे थे। गोपाल को पके कटहल की सुगंध मिलने लगी। उसे कटहल बहुत पसंद था। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते रहे, कटहल की गंध और तेज होती महसूस हुई। चलते चलते वे दोनों उस स्थान पर पहुंच गए जहां कटहल के पेड़ों का लंबा सिलसिला था। पेड़ों के तनों से लटके पके कटहलों को देखकर गोपाल के मुंह से पानी आने लगा। इच्छा हुई कि वह महाराज से कटहल मांग ले, मगर संकोचवश वह ऐसा नहीं कर पाया। सूरज डूबने के बाद जब अंधेरा घना होने को आया, तब महाराज ने गोपाल को घर जाने की इजाजत दी। बागीचे से घर की राह पकड़ने के बाद भी गोपाल की नाक में कटहल की सुगंध बसी रही। उसका मन ललचा रहा था। रास्ते में वह सोचने लगा कि ऐसी कोई तरकीब निकाली जाए कि बिना मांगे ही महाराज उसे कटहल दे दें। इसी उधेड़-बुन में राह कैसे कट गई, उसे इसका भान नहीं रहा। घर पहुंचकर गोपाल ने हाथ पैर धोए और भोजन करके बिस्तर पर लेट गया। कटहल की सुवास उसे याद आती रही। अंततः कुछ निश्चय कर वह सो गया। दूसरे दिन जब वह दरबार जाने के लिए तैयार हुआ, तब आईने के सामने खड़ा होकर देर तक अपनी मूंछों पर तेल मलता रहा। उसने खूब सारा तेल अपनी मूंछों और होठों पर लगा लिया। जब गोपाल दरबार में उपस्थित हुआ, तब उसकी मूंछों से टपकते तेल को देखकर दरबारी हंसने लगे। दरबारियों के हंसने का कारण जानने के लिए महाराज ने जब गोपाल की ओर देखा, तब उन्हें भी हंसी आ गई। उन्होंने गोपाल को छेड़ते हुए पूछा, क्यों गोपाल, अभी तुम क्या किसी तेली के पास से आ रहे हो? महाराज के इस सवाल पर सभी दरबारी हंस पड़े। हंसी का ये सिलसिला देर तक दरबार में चलता रहा। गोपाल के मेधाबल, वाक्पटुता और बुद्धि चातुर्य की महाराज द्वारा इसी दरबार में प्रायः सराहना की जाती रही थी, जिससे सभी दरबारी गोपाल से जलते थे। आज जब महाराज ने उसकी तेल चुपड़ी मूंछों के कारण उसका उपहास किया, तो दरबारियों को अपनी भड़ास निकालने का अवसर मिल गया। हंसी के बहाने वे दरबार में गोपाल का उपहास ही तो कर रहे थे। गोपाल इस स्थिति की कल्पना करके ही आया था, इसलिए दरबारियों की हंसी से उद्वेलित नहीं हुआ और न महाराज के सवाल से ही उसे कोई परेशानी हुई। उसने मुस्कुराते हुए महाराज से कहा, महाराज, मैं किसी तेली के पास क्यों जाऊंगा? तो फिर तुम्हारी मूंछों से तेल क्यों टपक रहा है? महाराज ने पूछा। महाराज, ये तो सतर्कता के लिए लगा लिया है, गोपाल ने उत्तर दिया। कैसी सतर्कता? महाराज ने पूछा। महाराज, गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, कटहल का लासा बहुत गाढ़ा होता है। चमड़ी पर लग जाएगा तो छूटना मुश्किल, मूंछों में लग जाए तो मूंछ मुड़ाए बिना कोई उपाय नहीं है उस लासा से छुटकारा पाने का। और महाराज, मैं अपनी मूंछों से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए मैं मूंछों में पर्याप्त मात्रा में तेल लगा कर आया हूँ। महाराज उसके उत्तर से चकरा गए। अरे, ये राज दरबार है, यहाँ तुम्हें कटहल के लासे से बचाव की जरूरत क्या है? महाराज ने पूछा। गोपाल थोड़ी देर तक महाराज को देखता हुआ मुस्कुराता रहा, फिर बोला, महाराज, कल बागीचे में मैंने कटहल के पेड़ों पर पककर तैयार हुए सैकड़ों कटहल लटके देखे। मुझे लगा कि यदि महाराज आज्ञा देंगे तो निश्चित रूप से मुझे कटहल खाना पड़ेगा, इसीलिए महाराज को फिर हंसी आ गई, लेकिन इस बार कोई दरबारी हंस नहीं पाया। सबने समझ लिया कि गोपाल ने अपने लिए कटहल की जुगत भिड़ा ली है। महाराज ने हंसते हुए माली को बुलवाया
तथा आज्ञा दी कि अभी 5-7 तैयार कटहल तोड़कर गोपाल के घर भिजवा दिए जाएं। गोपाल मन ही मन मुस्कुराता हुआ अपनी मूंछों के तेल को पोंछने में लग गया। गोपाल का इलाज। गोपाल भांड बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती आदमी था। उसकी बुद्धि और व्यवहार कुशलता के बहुत चर्चे थे। लोगों की हर समस्या का हल वह चुटकियों में करता था। इसलिए उसके पास लोग अपनी अपनी मुश्किलें लेकर आते ही रहते थे। किस्मत की बात है, उसके पड़ोस में एक निहायत कम अक्ल दंपत्ति रहता था। उस पर तुर्रा ये कि पति और पत्नी दोनों ही दिन में सपने देखने के शौकीन थे। अपने वर्तमान को बेहतर बनाने की अपेक्षा दोनों अपना अधिकतर समय भविष्य के सुनहरे सपने देखने में बिताते थे। एक दिन वह आदमी अपनी पत्नी से बोला कि वह एक गाय खरीदना चाहता है जिससे कि उनके घर में दूध की नदियां बहें। फिर क्या था, दोनों ने एक अदद गाय खरीदने की योजना बना डाली और देखते ही देखते उसके सपनों में खो गए। बात करते करते उन्हें ख्याल आया कि अगर वे कुछ ज्यादा पैसा बचाना शुरू कर दें तो जल्दी ही वे एक गाय के मालिक होंगे। पर सच तो ये था कि उनकी जमा पूंजी इतनी कम थी कि निकट भविष्य में गाय खरीदना तो दूर, गाय का नाम तक नहीं ले सकते थे। पर सपने देखने के पैसे तो लगते नहीं। इसलिए पति पत्नी का गाय संवाद चलता ही रहा। वे एक सुंदर व दुधारू गाय खरीदेंगे, भले ही कुछ महंगी क्यों न हो। उन्हें लगता था कि पैसे की ज्यादा परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने सोच लिया कि गाय काले रंग की होगी और उसका नाम होगा कमली। आदमी ने सोच लिया कि वह जल्द से जल्द कमली के लिए एक तबेला बनवाएगा। उसकी पत्नी भला क्यों पीछे रहती। उसने सोच लिया कि वह जल्दी ही दूध दुहने और संभालने के लिए कुछ मटके खरीदेगी। आखिर उसे भी तो कमली से बहुत प्यार होगा। यही सोचते हुए अगले दिन वह बाजार पहुंच गई और कुछ अच्छे मटकों की खोज में जुट गई। काफी समय की मेहनत के बाद और दुकानदार से खूब मोल भाव करके वह 5 बहुत सुंदर मटके खरीद लाई। शाम को बड़े गर्व के साथ उसने अपने पति को वे मटके दिखाए। पहले मटके में कमली से दुहा दूध, दूसरे में उससे बना मक्खन, तीसरे में छाछ और चौथे में मक्खन से बना घी रखने की बात तय हुई। गाय एक, चीजें अनेक, ऐसा सोचकर आदमी की बाछें खिल गईं। दोनों ने एक बार फिर कमली कांड शुरू कर दिया। वे कमली की सेवा ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, आदि आदि। पत्नी बोली कि मैं गाय को नित्य बढ़िया स्नान कराऊंगी और उसे खाने के लिए बढ़िया चारा दूंगी। जल्दी ही उनकी गाय दिन में 2 बार बहुत सारा दूध देना शुरू कर देगी। आदमी बोला कि मैं रोज उसके लिए अच्छी घास का इंतजाम करूंगा। फिर वे बचा हुआ दूध घी बेच दिया करेंगे और शीघ्र ही बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। तभी आदमी ने 5वां मटका देखा। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये 5वां मटका किस लिए लाई हो। पत्नी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि उस घड़े में थोड़ा सा दूध डालकर अपनी बहन के घर दे आऊंगी। ऐसा सुनकर आदमी क्रोधित हो उठा, क्योंकि उसे अपनी साली फूटी आंख नहीं सुहाती थी। चिल्लाते हुए उसने अपनी पत्नी से पूछा, मेरी आज्ञा के बिना अपनी बहन को दूध देने की बात तुमने सोची भी कैसे? पत्नी तुनक कर बोली, मुझे तुम्हारी आज्ञा की कोई जरूरत नहीं। कमली को खरीदने के लिए पैसे तो मैंने ही जमा किए थे और रोज मैं ही उसे नहलाती धुलाती हूँ, खिलाती पिलाती हूँ, दूध भी रोज मैं ही धोती हूँ। इसलिए बचे हुए दूध का मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। इतना सुना तो आदमी गुस्से से लाल पीला होने लगा।
तुमने जो पैसे बचाए वो मेरे ही खून पसीने की कमाई के थे। वह चिल्लाया। मैं ही कमली के लिए घास काटता हूँ और तुम मेरे परिश्रम का फल अपनी मूर्ख बहन को देना चाहती हो। उसने तो हमें आज तक एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। इस तरह दोनों की लड़ाई चलती रही और दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। आखिर में वह आदमी आपे से बाहर हो गया और उसने एक एक करके सब घड़े फोड़ डाले। अब कहो, अपनी बहन के घर दूध कैसे लेकर जाओगी? उसने पत्नी से पूछा। गोपाल बहुत देर से ये सब सुन रहा था, पर आखिर उससे चुप नहीं रहा गया। वह उन दोनों के पास गया और पूछने लगा कि आखिर माजरा क्या है। आदमी एकदम से बोल पड़ा। ये औरत हमारी कमली का बचा हुआ सारा दूध अपनी बहन को दे देना चाहती है। कमली? गोपाल ने पूछा। तुम किसकी बात कर रहे हो? ओह, तुम्हें नहीं पता? कमली हमारी गाय का नाम है, आदमी बोला। गोपाल बहुत हैरान हुआ। उसने तो कभी उनके घर कोई गाय नहीं देखी थी। उसने फिर पूछा, तुम्हारी गाय? कहाँ है तुम्हारी गाय? आदमी को फिर भी अपनी मूर्खता का एहसास नहीं हुआ। वही गाय जिसे हम खरीदने वाले हैं। जैसे ही हमारे पास ठीक ठीक पैसे जमा हो जाएंगे, हमारे पास एक स्वस्थ सुंदर गाय होगी जो हमें खूब दूध देगी। पर मेरी पत्नी सब बचा हुआ दूध अपनी बहन को देना चाहती है और मैं उसे बेचना चाहता हूं, वह बोला। पत्नी ने उसे टोका। मैंने सारे दूध के लिए नहीं, थोड़े से के लिए कहा था। आखिर हमारे पास इतना सारा दूध है। गोपाल ने उसे याद दिलाया कि फिलहाल तो उनके पास दूध है ही नहीं और न ही होगा जब तक कि वे गाय खरीद न लें। इस बार पति पत्नी एक साथ बोले, तुम देखते जाओ, हमने पैसे बचाने शुरू कर दिए हैं। कमली हमारे घर बस आई ही समझो। जब गोपाल ने उनसे पूछा कि उन्होंने कितने पैसे जमा किए हैं, तो उसे पता चला कि उन्हें पैसे जोड़ते बस एक ही दिन हुआ है। गोपाल तो समझदार था ही, फट से जान गया कि उसके पड़ोसी फिर दिन में सपने देख रहे हैं। गोपाल ने उनकी इस बीमारी का एक झटके में इलाज करने का फैसला कर लिया। वह एकदम से चिल्लाया, अब मुझे पता चल गया है कि मेरी सब्जियों का बागीचा कौन खराब कर रहा है। इतना कहकर उसने एक डंडा उस आदमी के सिर पर रसीद कर दिया। आदमी को इस आकस्मिक प्रहार की अपेक्षा नहीं थी। उसने गोपाल से पूछा कि उसने डंडा क्यों मारा। गोपाल ने कहा, तुम्हारी गाय ने मेरे खेत में सब फलियां और खीरे खा लिए हैं। और एक बार फिर गोपाल ने घुमाकर एक और डंडा उसके सिर पर दे मारा। आदमी जानता था कि गोपाल के पास कोई खेत नहीं था। कैसी फलियां? कौन से खीरे? तुम किस खेत के बारे में बात कर रहे हो? वही खेत जो मैं बनाने वाला हूं, गोपाल बोला। सोचता हूं घर के पास वाली खाली जमीन में फलियां और खीरे लगाऊं। उस आदमी की पत्नी ये सब देख रही थी। यकायक उसे गोपाल की बात समझ में आ गई और वह अपनी मूर्खता पर जोर से हंस पड़ी। धीरे धीरे बात उसके पति के दिमाग में भी आ गई। दोनों ने कसम खाई कि वे फिर कभी दिन में सपने नहीं देखेंगे। गोपाल ने उन्हें उनके इस संकल्प पर बधाई दी और आशा जताई कि इस वादे को भूलेंगे नहीं। पर गोपाल को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उस आदमी के सिर पर पड़े 2 डंडे अपना निशान छोड़ गए थे, जो उसे और उसकी पत्नी को उनकी सुंदर परंतु काल्पनिक कमली के बारे में लंबे समय तक याद दिलाने के लिए पर्याप्त थे। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बंगाल के गोपाल भांड की कुछ मनोरंजक कहानियां। उम्मीद है ये कहानियां आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।